मौलिक अधिकार भाग 3 में कौशल कुमार सेन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। मौलिक अधिकारों के इस भाग में हम अब स्वतंत्रता के अधिकार का अध्ययन करेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है। वाक स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार, संगम या संघ बनाने का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में बस जाने या निवास करने का अधिकार, कोई भी वृत्ति अर्थात व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। इन 6 अधिकारों की रक्षा केवल राज्य के खिलाफ मामले में है, न कि निजी मामले में। अर्थात ये अधिकार केवल नागरिकों और कंपनी के शेयर धारकों के लिए हैं, न कि विदेशी या कानूनी लोगों जैसे कंपनियों या परिषदों के लिए। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। उच्चतम न्यायालय ने वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित स्वतंत्रताओं को सम्मिलित किया है: अपने या अन्य के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता, फोन टेपिंग के विरुद्ध अधिकार, प्रसारित करने का अधिकार अर्थात सरकार का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एकाधिकार नहीं है, किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद के खिलाफ अधिकार, सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार, शांति का अधिकार, किसी अखबार पर पूर्ण प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं। अनुच्छेद 19(1) में राज्य वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। यह प्रतिबंध लगाने के आधार इस प्रकार हैं, जैसे भारत की एकता एवं संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंध, सार्वजनिक आदेश, नैतिकता की स्थापना, न्यायालय की अवमानना, किसी अपराध में संलिप्तता आदि। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा भारत में एक नया अनुच्छेद 361 जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत समाचार पत्रों को संसद व विधानमंडलों की कार्यवाही प्रकाशित करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई है। शांतिपूर्वक तथा निरायुध सभा की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19(1) के द्वारा भारत के सभी नागरिकों को बिना हथियारों के शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत नागरिकों को सार्वजनिक सभाएं तथा प्रदर्शन करने एवं शांतिपूर्वक जुलूस निकालने का अधिकार प्रदान किया गया है। भारत की संप्रभुता और अखंडता अथवा लोक व्यवस्था के हितों में इस अधिकार पर विधि द्वारा यथोचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जो समय समय पर आवश्यक समझे जाएं। आपराधिक व्यवस्था की धारा 144
1973 के अंतर्गत एक न्यायाधीश किसी संगठित बैठक को किसी खतरे के तहत रोक सकता है। इसे रोकने का अधिकार मानव जीवन के लिए खतरा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, सार्वजनिक जीवन में व्यवधान या दंगा भड़कने का खतरा भी है। भारतीय दंड संहिता की यह धारा 5 या इससे अधिक लोगों के का संगठन गैर कानूनी हो सकता है। अगला है संगम या संघ बनाने का अधिकार। अनुच्छेद 19 ग के द्वारा भारत के सभी नागरिकों को समुदाय या संघ बनाने का अधिकार है। इसमें राजनीतिक दल, कंपनी, क्लब, व्यापार संगठन इत्यादि बनाने का अधिकार सम्मिलित है। इन संघों को नियमित रूप से संचालित करने का अधिकार भी प्रदान किया गया है, लेकिन इस अधिकार के प्रयोग पर भारत की संप्रभुता और अखंडता या लोक व्यवस्था के हितों में युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। नागरिकों को ऐसे समुदाय अथवा संघ बनाने की स्वतंत्रता नहीं है जो शांति व्यवस्था कायम करने में बाधक हों। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार मजदूर संगठनों को मोलभाव करने, हड़ताल या तालाबंदी करने का कोई अधिकार नहीं है। इसे उपयुक्त औद्योगिक कानून के तहत नियंत्रित किया जा सकता है। अगला है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 घ इसके अंतर्गत भारतीय नागरिक को समस्त भारत में अबाध रूप से संचरण का अधिकार प्रदान किया गया है। इस प्रकार भारत का समस्त क्षेत्र नागरिकों के लिए एक इकाई के समान है। अगला है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार। अनुच्छेद 19(1) के तहत सभी नागरिकों को संपूर्ण भारत में बसने या निवास करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। निवास की स्वतंत्रता और भ्रमण की स्वतंत्रता एक दूसरे की पूरक हैं और दोनों का लक्ष्य राष्ट्रीय एकता में वृद्धि करना है। परंतु राज्य के अनुच्छेद 19(5) के अंतर्गत निवास की स्वतंत्रता पर साधारण जनता या किसी क्षेत्र की अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के आधार पर उचित निर्बंधन लगा सकता है। अगला है वृत्ति, उपजीविका, व्यापार अथवा कारोबार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1)(6) संविधान के अनुच्छेद 19(1)(6) के अधीन भारत के प्रत्येक नागरिक को कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार अथवा कारोबार करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस अधिकार के अंतर्गत कारोबार को इसके स्वामी के द्वारा किसी भी समय बंद करने का अधिकार भी सन्निहित है। अतः किसी भी नागरिक को उसकी इच्छा के विरुद्ध कारोबार करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 के द्वारा अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसके द्वारा किसी प्रचलित विधि का उल्लंघन न किया गया हो।
तथा उसे उससे अधिक दंड नहीं दिया जाएगा जितने की व्यवस्था अपराध किए जाने के समय प्रचलित विधि के अनुसार थी। अनुच्छेद 20(1) एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार न तो किसी पर मुकदमा चलाया जा सकता है और न ही उसे दंड दिया जा सकता है। अनुच्छेद 20(2) किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 20(3) इस प्रकार अनुच्छेद 20(1) किसी व्यक्ति को जब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक उसने किसी प्रचलित विधि का उल्लंघन नहीं किया है। अनुच्छेद 20(2) के अनुसार एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और अनुच्छेद 20(3) के तहत अपराधी को अपने विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 44वें संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि आपात स्थिति के दौरान भी अनुच्छेद 359 के अधीन किसी आदेश द्वारा अनुच्छेद 20 के तहत प्रदत्त अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है। अब है अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये मौलिक अधिकारों में सबसे इम्पोर्टेंट अधिकार है। यह संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना उसके प्राण या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों द्वारा इस अधिकार का दायरा और भी व्यापक कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार इसमें शोषण से मुक्त और मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन जीने का अधिकार अंतर्निहित है। न्यायालय के अनुसार जीवन के अधिकार का अर्थ है कि व्यक्ति को आश्रय एवं आजीविका का भी अधिकार हो, क्योंकि इसके बिना कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। इच्छा मृत्यु और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 21 के संदर्भ में सर्वप्रथम वर्ष 1994 में पी रथीनम बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्ति के मरने के अधिकार को स्वीकार किया था। वर्ष 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्ण निर्णय को बदलते हुए कहा कि मरने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार के तहत मूल अधिकार नहीं है। जो अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इस पर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही युक्त प्रतिबंध, मतलब इसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को उसके प्राणों से वंचित तब तक नहीं किया जाएगा जब तक ऐसी विधि स्थापित नहीं कर ली जाती है। अनुच्छेद 21 के तहत कुछ प्रमुख अधिकार हैं, जैसे गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता और त्वरित सुनवाई का अधिकार, पाशविक दंड से संरक्षण का अधिकार, कर्मचारियों के स्वास्थ्य का अधिकार, स्वास्थ्यवर्धक और जीवन के लिए आवश्यक पर्यावरण का अधिकार, कर्मचारियों को संरक्षण का अधिकार, विदेशी यात्रा का अधिकार, सोने का अधिकार, जीवन साथी चुनने का अधिकार, निजता का अधिकार आदि। कार्यरत महिलाओं को कार्यस्थल पर होने वाली अश्लीलता, भेदभाव इत्यादि के संदर्भ में संरक्षण का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। अब है अनुच्छेद 21 के शिक्षा का अधिकार। संविधान
कि 86वें संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा एक नया अनुच्छेद 21 के जोड़कर शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकारों में सम्मिलित किया गया है। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के पारित होने तथा इसके अस्तित्व में आ जाने के कारण अनुच्छेद 21 के को व्यावहारिक तौर पर प्रवृत्त करना संभव हो सकेगा। यह संशोधन देश में सर्व शिक्षा के लक्ष्य में एक मील का पत्थर साबित हुआ है और यह नागरिकों के अधिकार के मामले में क्रांति की तरह है। वर्ष 1993 में उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में प्राथमिक शिक्षा को जीवन के अधिकार के अंतर्गत मूल अधिकार माना। प्राथमिक शिक्षा के उपरांत ही शिक्षा व्यक्ति की आर्थिक स्थिति एवं राज्य के विकास का विषय है। शिक्षा का अधिकार 2009 का उद्देश्य समानता, सामाजिक न्याय तथा प्रजातांत्रिक मूल्यों के साथ ही न्यायपूर्ण समाज निर्माण का लक्ष्य प्राप्त करना है। उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने मई 2014 को दिए गए अपने निर्णय में अनुच्छेद 21 के शिक्षा का अधिकार और अनुच्छेद 15 नए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित के संदर्भ में उस आदेश को वैध ठहराया है जिसके अंतर्गत सभी विद्यालयों जिनमें सभी गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालय सम्मिलित हैं को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 25% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। हालांकि यह प्रावधान सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं होंगे। अब है अनुच्छेद 22 कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 22 में नागरिकों को प्राप्त निम्न अधिकारों का उल्लेख है। बंदी बनाए गए व्यक्ति को उसके बंदी बनाए जाने के कारणों को जानने का अधिकार, अनुच्छेद 22(1)। इसी प्रकार अनुच्छेद 22(2) में बंदी व्यक्ति को 24 घंटों के भीतर निकटस्थ मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक के यात्रा समय को छोड़कर मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना किसी को भी 24 घंटे से अधिक समय के लिए बंदी नहीं रखा जा सकता है। निवारक निरोध। निवारक निरोध के अंतर्गत भी अनुच्छेद 22 में कुछ प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 22(4) के अनुसार किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के अंतर्गत 3 माह से अधिक समय के लिए गिरफ्तार नहीं रखा जा सकता है। अनुच्छेद 22(5) में प्रावधान है कि गिरफ्तार करने वाला प्राधिकारी शीघ्र उस व्यक्ति को सूचित करेगा कि वह आदेश किन अधिकार आधारों पर दिया है और उस आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए उसे शीघ्र अवसर देगा। इसी प्रकार अनुच्छेद 22(6) के अनुसार यदि प्राधिकारी निरोध के कारण बताना लोकहित के विरुद्ध समझता है तो ऐसा कर सकता है। 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा निरोध की अवधि को 3 माह से घटाकर 2 माह की व्यवस्था की गई है, लेकिन इसे अब तक प्रभावी नहीं किया गया है। अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1983, विदेशी मुद्रा संरक्षण व सरकारी निरीक्षण अधिनियम 1974, आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिविधि निरोधक अधिनियम 1985, गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अध्यादेश। विद्यार्थी ध्यान देंगे कि निवारक निरोध कानून एक ऐसा कानून है जिसके द्वारा व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है ताकि आगे अपराध होने से रोका जा सके। इसके तहत समय समय पे कई कानून बनाए गए, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोधक अधिनियम 1974,
गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अध्यादेश 2004, निवारक निरोध या मीसा, टाडा, पोटा आदि ऐसे बहुत सारे कानून पारित किए गए। इन कानूनों का औचित्य यही है कि संविधान निर्माण के समय की परिस्थितियों में और आज की परिस्थितियों में भी निवारक निरोध की व्यवस्था कुछ सीमा तक आवश्यक और उपयोगी है। संविधान निर्माता इस तथ्य से परिचित थे कि अपनी विध्वंसकारी करतूतों से देश की स्वतंत्रता के लिए संकट उत्पन्न करने वाले तत्वों की कमी नहीं है। अतः इन विध्वंसकारी कार्यों पर रोक लगाने के लिए निवारक निरोध की व्यवस्था व्यक्ति स्वातंत्र्य के प्रतिकूल नहीं है। इस प्रकार हमने इस अंक में मूल अधिकारों के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकार और निवारक निरोध जैसे कानूनों का अध्ययन किया। धन्यवाद।